हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इतिहास की इस सीरीज़ में हम बहुत सुपर फास्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम 20-25 मिनट की रेंज में 125 क्वेश्चन का अपना ये मॉडल टेस्ट पेपर 5 करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ का आपको अपडेट मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हमें ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हम केवल ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन पे टिक करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अभिधम पिटक गौतम बुद्ध के निर्वाण का वर्णन इसमें नहीं मिलता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है। तो ये ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय बिल्कुल सही है। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ सही है। परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की। परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाषाणकालीन मानव के नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो ये ऑप्शन सी सरायनहर मादाहा उत्तर प्रदेश में जगह है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व पुरापाषाण काल के मानव की प्रजाति कैसी थी। तो वो नेग्रिटो थे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। कब्रिस्तान में जहाँ से एक साथ पुरुष महिलाओं को दफनाने के साक्ष्य मिले वो कौन सी है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लोथल से प्राप्त हुआ है। किस स्थल के अवशेष हड़प्पा को हास्योमुख सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं कि उनका पतन हो रहा था। ऐसा हमें किस उत्खनन से, कहाँ के उत्खनन से पता चलता है। तो ये ऑप्शन बी रंगपुर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्खनन के दौरान चावल की भूसी हमें कहाँ से मिली है। तो ये भी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रंगपुर से हमें चावल की भूसी प्राप्त हुई है। लोथल के बाढ़ पीड़ितों के बस जाने से रंगपुर सभ्यता की स्थापना हुई। यह विचार किसका है। ये विचार जो है एस.आर. राव का है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। ऋग्वैदिक कालीन समाज था कैसा था। तो ये मात्र सत्तात्मक होता था। यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं, ऋग्वैदिक कालीन मात्र सत्तात्मक नहीं था, पितृ सत्तात्मक था। और वैदिक काल जो था वो पाषाण काल मात्र सत्तात्मक था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित सौवीर शब्द का क्या अर्थ होता है। सौवीर का तात्पर्य होता है पुत्र। यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक परिवार होते थे, कैसे होते थे। ये संयुक्त परिवार हुआ करते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। विषपला क्या है। विषपला है, ये क्या है, ये एक विदुषी महिला का नाम है जो वैदिक काल में थी। अगला प्रश्न है, महायान संप्रदाय का साहित्य लिखा गया है किस भाषा में। तो महायान संप्रदाय जो है वो संस्कृत भाषा में मिलता है उनका साहित्य। बाकी ग्रंथ पाली में है, लेकिन ये महायान संप्रदाय ने जो अपनी रचना की है वो संस्कृत भाषा में की है। निम्नलिखित में से कौन सा भेद प्रत्यक्ष का नहीं है। प्रत्यक्ष का नहीं है, तो यहाँ पे अनुमान, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, काल चक्रांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो लक्षण बुद्ध के हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी प्रज्ञा व करुणा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन एवं बौद्ध धर्म से में समानता है। तो यहाँ दोनों ही परिवार क्या थे, दोनों की धार्मिक भाषा संस्कृत थी। असमानता संस्कृत नहीं, उन्होंने क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया था। मौर्य काल में पुलिस का प्रधान कौन होता था। तो मौर्य काल में पुलिस प्रधान, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, दंडपाल होता था। किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। तो ये प्लिनी का कथन है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मौर्य काल में किसानों के उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में देना पड़ता था। ये 1/6 या 1/4 भाग होता था। ऑप्शन सी सही है। मौर्य काल में राजस्व की देखभाल करने वाले कर्मचारी को क्या बोला जाता था। तो राजस्व की देखभाल करने वाले को समाहर्ता बोलता था, वो संग्रह करता था। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पत्नी को भी पति की संपत्ति का अधिकारी बताया गया है। यहाँ पे ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य स्मृति बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चौथ प्रशासनिक व्यवस्था में सभा में क्या होता था। तो इसमें अग्रहारों में वयस्क लोगों की का समुदाय थी। अग्रहारों में वयस्क लोगों का समुदाय होती थी। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग स्तंभ लेख के वर्णित है, में वर्णित है, क्या वर्णित है। तो प्रयाग में जो है हमें ऑप्शन बी समुद्रगुप्त की दिग्विजय का वर्णन हमें मिलता है। अगला प्रश्न है, हूणों के आक्रमण की सूचना मिलती है हमें कहाँ से। तो ये हूणों के आक्रमण की सूचना हमको
और भीतरी गांव स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न जो है वो सूची दी गई है जिसका हमें मिलान करना है, बताना है कि कौन सा चीज़ कहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन सूची दी गई है, मंदिर और उनका स्थान दिया हुआ है। तो भूभरा का शिव मंदिर ये मध्य प्रदेश नागौद में है। तिगवा का विष्णु मंदिर ये हमारा जबलपुर में है। दशावतार मंदिर झांसी देवगढ़ में है। और भीतरगांव का मंदिर कानपुर में है। तो जहाँ पर ये ऑप्शन हमारा बी में सही हो रहा है, ये सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी यहाँ पे दिया हुआ है, तो उस समय वो ये ऑप्शन गलत है, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन अशिक्षित था? तो अकबर अशिक्षित था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, न्याय की जंजीर किससे संबंधित? तो ये जहांगीर से संबंधित है, जिसने न्याय की जंजीर बंधवा दी थी। कोई भी जंजीर खींच के न्याय मांग सकता था। श्रीमती अरुणा आसफ अली का निधन जुलाई 1996 में हुआ। वह किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती हैं? तो वो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति चंद्रगुप्त प्रथम से सिंहासनारोहण की जानकारी देती है? तो यहाँ पे कौमुदी महोत्सव जो है ये इसकी जानकारी प्रदान करती है। बंगाल में मुर्शिद कुली खां के राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप वहाँ का वार्षिक राजस्व लगभग कितना हो गया था? तो ये ऑप्शन 80 लाख रुपए हो गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से वापस लिया था? तो ये कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन हिंदू पद पातशाही शब्द को सही प्रकार से परिभाषित करता है? तो ये मराठा साम्राज्यवाद को हिंदू पद पातशाही कहा जाता था। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के संघर्ष में किसने सत्ता हड़प ली? तो यहाँ पे ऑप्शन डी खड़क सिंह बिल्कुल सही आंसर है। ब्रिटिश, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? तो ये उस समय 1773 का पौंडीचेरी संधि थी 1773 की। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देवबंद सैयद अहमद मदनी ये गलत है, यही ऑप्शन सही है हमारा। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन से सशक्त बनाया? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं, 1890 की बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये एम लेखंडे ने की थी इसकी स्थापना, ऑप्शन बी सही है। निम्न जातियों ने उच्च जातियों की रीतियों और प्रथाओं का अनुकरण और ग्रहण करके स्वयं को बनाए रखने का प्रयास किया। इस संस्कृतिकरण का नाम दिया था यहाँ पे एम.एन. श्रीनिवास ने, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अंग्रेजों द्वारा ये कलकत्ता की स्थापना का श्रेय जॉर्ज चारनाक को दिया जाता है। पूर्व में फ्रांसीसी औपनिवेशिक प्रदेशों के मुख्यालय पौंडीचेरी की स्थापना 1701 में किसने की थी? पौंडीचेरी की स्थापना यहाँ पे ऑप्शन सी मार्टिन ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, शिवाजी किस मराठा जाति या वंश से थे? तो शिवाजी यहाँ पे भोंसले जाति से बिलोंग करते थे। शिवाजी ने अपने नौसैनिक अभियान किसके विरुद्ध किए थे? शिवाजी ने नौसैनिक अभियान जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध किए थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने प्रशासकीय शब्दों के एक पारिवारिक शब्दकोश की रचना करवाई जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था राज्य व्यवहार कोश। किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल दरबारी दल का नेतृत्व महिलाओं एवं हिजड़ों की चांडाल चौकड़ी ने किया? तो इसका ऑप्शन बी अहमद शाह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सैयद बिल्कुल सही है, सैयद वंश के समय में था। जब उसने राज सत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदेशों से काफ़ी स्वतंत्र था। जियाउद्दीन बर्नी ने उपयुक्त वक्तव्य दिया है, किसके बारे में दिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बिल्कुल सही कहा गया है। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता है
क्या है कि इसमें जो दीवारें हैं वो ढलुआ दीवारों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, गांधी जी का के द्वारा कुछ आंदोलन किए गए थे, इनका सही कालानुक्रम हमें लगाना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले गांधी जी ने चंपारण का आंदोलन किया था, पहला नंबर ये आएगा। चंपारण के बाद खेड़ा विद्रोह हुआ था, दूसरे नंबर पे ये आएगा। उसके बाद उन्होंने अहमदा मिल हड़ताल की थी और रौलट एक्ट सबसे लास्ट में। तो हमारा ये ऑप्शन जहाँ होगा यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरदयाल बाबा हरनाम सिंह टुंडीलाट, बाबा सोहन सिंह भखाना और गुरदीत सिंह जुड़े थे। ये किससे जुड़े हुए थे? तो यहाँ पे गदर आंदोलन से इनका जुड़ाव था। अगला प्रश्न है, इनका भी हमें एक घटनाएं दी गई हैं जिनका सही कालानुक्रम हमें बताना है। तो यहाँ गुरबाग का आंदोलन, बाईकोम सत्याग्रह, काकोरी कांड, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट सबसे बाद में आई थी और गुरबाग सिंह का आंदोलन सबसे पहले हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, अब हमें खुलेआम बगावत कर देश की को विदेशी शासन से मुक्त कराना है और साथियों, मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों का इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। ये किसने कहा था? तो ये कथन जो था एम.एन. रॉय का था। एम.एन. रॉय ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। पहले 71 थे, बाद में 147 हो गए थे। अगला प्रश्न है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में पालो एवं गुर्जर प्रतिहारों ने इस कारण संघर्ष किया क्योंकि ये दोनों शक्तियां चाहती थीं कि कन्नौज पर उनकी प्रभुसत्ता स्थापित हो जाए। अगला प्रश्न है, त्रिसत्तात्मक संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल शासक कौन था? ऑप्शन बी सही है, धर्मपाल था। अगला प्रश्न है, दक्षिण के एक शासक राजवंश का वह कौन शासक था जिसके बारे में अरब यात्री सुलेमान ने कहा था कि वह विश्व के 4 महान शासकों बगदाद के खलीफा तथा चीन और तुर्की से के बादशाहों के समतुल्य था? तो ये कथन उसका अमोघ वर्ष जो कि राष्ट्रकूट शासक थे उसके बारे में था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के ध्वंसावशेषों पर चोल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो चोल साम्राज्य की स्थापना कांची के पल्लवों के अंत होने पर हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन पशुपालकों का एक बहुत बड़ा केंद्र था? यहाँ पे ऑप्शन ए नेसदी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर निश्चित रूप से एक बंदरगाह नगर था? तो ये लोथल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती कहाँ से मिली है? तो यहाँ ऑप्शन डी धौलावीरा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्थान में अग्निवेदियों की खोज से अग्नि पूजा का प्रमाण मिलता है? तो अग्निवेदी हमें मिली है लोथल, कालीबंगा से और मोहनजोदड़ो। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने वैदिक संस्कृत और यूनानी लैटिन आदि भाषाओं की समान पितृ मूलक उत्पत्ति के आधार पर वैदिक संस्कृत एवं अनेक यूरोपियन तथा कुछ पश्चिमी एशियाई भाषाओं के मध्य विस्मयकारी समानता संबंधित विचारधारा की थी? तो ये विद्वान कौन था? ये विद्वान सर विलियम जोन्स थे। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला था हमारा प्रश्न, आर्यों एवं भारतीय आर्यों के मूल प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से किस प्रदेश को सर्वाधिक मान्य स्वीकार किया जाता है? यहाँ पे केंद्रीय एशिया, सेंट्रल एशिया, ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, दुर्भाग्यवश मेगास्थनीज की मूल रचना इंडिका अप्राप्य है और विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में केवल इसके उद्धरण ही मिलते हैं। किस पूर्ववर्ती यूनानी लेखक ने मेगास्थनीज की इस रचना के उद्धरण उद्धृत नहीं किए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, प्लिनी। अगला प्रश्न है, व्यापारिक एवं हस्तशिल्प श्रेणियों तथा निगमों का सामाजिक आर्थिक महत्व यह था कि उन्होंने वर्ण विशेष के व्यापारिक एवं व्यावसायिक एकाधिकार को बनाए रखा। यही ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्राचीन भारतीय व्यापार एवं वाणिज्य के विकास एवं विस्तार में निम्नलिखित में से किसका योगदान सबसे अधिक रहा है? तो ये ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही है, हिंदू यूनानी शक कुषाण वंशों का। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का कंठन शोधन संबंधी अध्याय मुख्यतः
किसका वर्णन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ये शासन द्वारा व्यापारियों एवं दस्तकारों पर कठोर नियमों का वर्णन हमें उसमें मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत और पश्चिमी एशिया के मध्य मुख्य स्थल मार्ग कहाँ से गुजरता था? तो ये ऑप्शन हमारा खैबर दर्रा और काबुल की घाटी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान निम्नलिखित में से किस नदी प्रदेश तक ही सीमित था? तो ये ऑप्शन सी यमुना बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्य अप्रवासियों के मध्य होने वाले जनजातीय युद्धों जिनमें दसराज्य युद्ध सबसे प्रसिद्ध है का मुख्य कारण क्या था? दसराज्य युद्ध क्यों हुआ था? इसका ऑप्शन पशुओं और भूमि संबंधी विवाद होना था। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य का अंतिम 10 ग्राम्य काव्य संग्रह निम्नलिखित में से किस नाम से विख्यात है? तो इसका नाम था पतुप्पा-टुट्टू, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संगम युग की निम्नलिखित किस रचना को प्राचीन तमिल साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कृति माना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही है, सी एत्तुतोगई को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है, तमिल इतिहास में संगम शब्द किससे संबंध है? तो यहाँ पे इसका संबंध मदुरई के पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में आयोजित की गई तमिल विद्वानों की धर्म परिषद, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, दिलमुन। अगला प्रश्न है, मल्लकर एवं तुरुष्क दंड क्या थे? तो मल्लकर और तुरुष्क ये लूटपाट करने वाली जनजातियों में सुरक्षा के लिए केंद्रीय प्रशासन द्वारा आरोपित पथकर हुआ करता था। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पाद से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा हुआ करता था? तो ये हमारा था उस समय तैल उद्योग भी था और कपास धुनाई तैल उद्योग हुआ करता था। अगला है, राज्य की ओर से कर वसूल करने वाले अधिकारियों के समूह का क्या नाम था? तो इनको पंचकुल बोला जाता था, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में महायान संप्रदाय का औपचारिक रूप से उदय हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, कनिष्क के समय में। महावीर की शिक्षाओं का एक धर्म ग्रंथ के रूप में अंतिम संकलन कब हुआ? यहाँ पे ऑप्शन सी 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व बिल्कुल सही है। स्थूलभद्र ने अपने गुरु भद्रबाहु से महावीर की शिक्षाओं से संबंधित धर्म ग्रंथ प्राप्त किया था। महावीर की शिक्षाओं का विवेचन करने वाले इस प्राचीनतम धर्म ग्रंथ का क्या नाम था? तो यहाँ पे ऑप्शन बी 14 पूर्वा बिल्कुल सही आंसर है। एक सर्वोच्च देवता के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की त्रिमूर्ति के रूप में अभिव्यक्ति किस विचारधारा का घोतक थी? तो इससे हमें पता चलता था कि रूढ़िवादी एवं सांप्रदायिक तत्वों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं समन्वयवादी भावना का उदय, वैदिक एवं अवैदिक देवताओं का वर्णन, दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म के अनुसार मुक्ति या मोक्ष प्रमुखता किस पर आश्रित है? तो ये प्रसादीश्वर की कृपा पर आश्रित बताया गया है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तमिल देश में दुर्गा का तादम्य तमिल देवी कोरवई से किया गया है, वे किस तत्व की तमिल देवी थी? तो युद्ध और विजय की देवी थी ये तोरमई कोरवई। अगला प्रश्न है, तृतीय स्तंभ लेख में किन मूल पापों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें जो मूल पाप थे, निर्ममता, कठोरता, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या, इनका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासन काल में आए विभिन्न अंग्रेज दूतों का कालानुक्रम हमें बताना है कि सही कालानुक्रम उनका क्या था। तो सबसे पहले आया था हॉकिंस, यानी कि ऑप्शन एक सही होगा। हॉकिंस के बाद आया था टॉमस रो पॉल कैनिंग, उसके बाद आया है पॉल कैनिंग, ये 2 नंबर पे आया है पॉल कैनिंग। पॉल कैनिंग के पश्चात एडवर्ड और सबसे लास्ट में आया है टॉमस रो, यहाँ पे नंबर 4, यानी कि ये ऑप्शन हमें सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा अंग्रेज राजदूत को सर्वप्रथम अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार करने की सुविधा प्राप्त करने में सफल रहा?
तो यहाँ ऑप्शन डी टॉमस रो बिल्कुल सही है, जिसको जहांगीर ने प्रदान किया था, आज्ञा दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी और बंगाली भाषा का जानकार भी था? तो यह वॉरेन हेस्टिंग था, जिसको कई भाषाओं का ज्ञान था। अगला प्रश्न, भारत में इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, दीवानी प्रदान करने के पश्चात। हमारा अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अरविंद घोष थे, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लाल बालपाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना? तो ये लाला लाजपत राय थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। राजेंद्र प्रथम ने किस अवसर पर कावेरी के मुहाने पर गंगै कोंड चोलपुरम नामक अपनी नवीन राजधानी की स्थापना की थी? तो यह है उत्तरी भारत में बंगाल अपनी सेनाओं के बंगाल पर अपनी सफल अभियान के उपलक्ष्य में उसने ऐसा किया था। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रथम द्वारा उत्तर भारत विशेषतः बंगाल के विरुद्ध सैनिक अभियान करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके पीछे चोल शक्ति का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य समाज में शांति और अनुशासन व्यवस्था का उल्लेखनीय तथ्य था कि वहाँ पे ताले नहीं लगाए जाते थे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मौर्य युग में एक औसत व्यक्ति के सुखी रहने का कारण क्या था? तो ये था सादा एवं मितव्ययी जीवन। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट का जिस तथ्य से पता चलता है वह है यहाँ पे सार्वजनिक जीवन का अभाव, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गुप्त युग का लोकप्रिय खेल जिसमें स्त्री पुरुष मिलकर भाग लेते थे वो कौन सा था? तो गायन एवं नृत्य था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। दक्षिण के किस राज्य ने सम्राट अकबर की अधीनता बिना युद्ध किए स्वीकार कर ली थी? तो ये खानदेश था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कौटिल्य द्वारा उल्लिखित निम्नलिखित देवताओं में कौन धन से संबंधित था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जयंत जो है धन से संबंधित होता, धन को देखता था। अगला, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन संकटकालीन उपयोग के लिए निर्मित 2 धान्यागारों का उल्लेख करता है? तो ये सौगौरा का था, सौगौरा ताम्रपत्र, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बिंदुसार के दरबार में मेगास्थनीज के स्थान पर सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में कौन आया था? तो यहाँ पे ऑप्शन डियोनिसियस, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों में से कौन शिव भागवतों का उल्लेख करता है? तो ये शिव भागवतों का उल्लेख करने वाला यहाँ पर पतंजलि का महाभाष्य है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा लेख श्री सोमल देवी के में किस वंश की रानी का संदर्भ मिलता है? तो ये ऑप्शन ए चहमान वंश है। कवि एवं रूपककार राजशेखर का अवंती सुंदरी से विवाह किस कोटि में आता है? तो ये आता है अनुलोम कोटि में। देवपाल के काल में नालंदा में एक विहार बनवाने वाला बालपुत्र देव कौन था? तो ये शैलेंद्र राजा था, जिसने वहाँ पे एक विहार के निर्माण करवाया था। निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक पुरातात्विक स्थल से श्रीलंका के एक राजा का तांबे का सिक्का मिला है? तो ये जगह उड़ीसा है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। भाग शब्द का क्या अभिप्राय था? तो भाग का तात्पर्य एक प्रकार के भूमिका से था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। चिटनिश का कार्य क्या था? चिटनिश का कार्य होता था राजकीय पत्र व्यवहार करना। शिवाजी के प्रशासन में पोतदार का कार्य क्या होता था? तो शिवाजी के प्रशासन में पोतदार एक तरह का खजांची हुआ करता था। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के पंडित गंगा भट्ट द्वारा कहाँ पर किया गया था? तो ये रायगढ़, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, रायगढ़ के किले में इनका राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन महमूद ने किस इतिहासकार को काजी का पद दिया था? तो मिनहाज उस सिराज को इन्होंने काजी का पद दिया था, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चहलगान नामक दुर्ग तुर्की दासों का प्रसिद्ध दल का गठन किसने किया था? ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, इल्तुतमिश ने किया था। भारत में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की भारतीय तथा अरबी शिक्षा में रुचि थी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में यह विनिमय विशेष रूप से फलदायी
हुआ। तो ये बी ऑप्शन सही है, खगोल शास्त्र नहीं, चिकित्सा शास्त्र में ये सही है बिल्कुल। ऑप्शन सी। कौन सा सुल्तान एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने ख्याल का आविष्कार किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन बी, जौनपुर का हुसैन शाह सरकी था। कई ख्यालों का उसने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, कबीर और नानक के विरुद्ध ब्राह्मणों और उलेमाओं के तीव्र विरोध का क्या कारण था? इसका प्रमुख कारण था कि उन्हें नए धर्म प्रवर्तक समझते थे कि ये कोई नया धर्म लेकर आए हैं। अगला प्रश्न था, हड़प्पा कालीन किन स्थलों की मोहरों पर जहाज की आकृति अंकित मिलती है? तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं, हड़प्पा की मोहरों पे जहाज की आकृति हमें मिलती है, ये सही है। मोहनजोदड़ो में भी मिलती है जहाज की आकृति, लोथल और रंगपुर नहीं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वह कौन समुद्र तटीय नगर है जहाँ पर हड़प्पा संस्कृति परिपक्व अवस्था में थी? तो ये सुतकोट, कांगेडोर एवं सुतकोट, जाओ ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और सिक्कों पर खलीफातुल्लाह दर्ज कराया? तो ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था जिसने अपने आप को खलीफा माना। लोधी युग की स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? तो ये ऑप्शन ए है, मोट की मस्जिद। अगला प्रश्न है हमारा, भक्ति आंदोलन के बहुत सारे प्रभाव हुए, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रभाव नहीं था? हमें ये बताना है। तो ये ऑप्शन सी, हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव में वृद्धि नहीं हुई थी। किस विजयनगर शासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से हारने के बाद अपनी पुत्री का विवाह इससे करना स्वीकार किया? वो शासक कौन था? तो ये था देवराय प्रथम। देखते हैं अगला प्रश्न, जगत के स्वामी का शासन दिल्ली से पालन तक फैला हुआ था, यह किस शासक के विषय में कहा गया है? तो ये नसरुद्दीन महमूद के विषय में कहा गया है। तारीख मुबारक शाही नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे ये अहमद सरहिंदी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। किस शासक ने संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया? तो ये सिकंदर लोधी था, ऑप्शन बी। तो ये थे हमारे आज के 125 प्रश्न। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर, तो तब तक के लिए नमस्कार।